उसके अगर स्टार्टिंग लेते हैं तो लोगो यूज कर सकते हैं, उसका ट्रेडमार्क यूज कर सकते हैं, जो अपना प्रॉफिट मार्जिन होगा तो कंपनी को भी इसके साथ शेयर करेंगे। हाँ, अगर एग्रीमेंट में है तो मानकों के अनुसार उसके चलना होगा और वो सब कुछ सेम रहेगा। हाँ, गुड। So what is the meaning of franchisee? Online class? Online class? What is the meaning of franchising? Raise your hand. वो अपना फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट करता है, फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट का फ्रेंचाइजी से लेता है, उसका लोगो यूज करता है, वो हो जाता है फ्रेंचाइजी। जो अपना लोगो देता है वो हो जाता है फ्रेंचाइजर। एग्रीमेंट्स होता है, कौन कौन सी चीज का फ्रेंचाइजिंग में होता है? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड बिजनेस, जिसका भी पेटेंट हो गया नाम वो अपना फ्रेंचाइजी। What are the types of finances? I think कि मैंने एक बार इसको क्लास में करवाया है, फिर भी इसको एक बार हम करेंगे। टाइप्स ऑफ फाइनेंसेस, ठीक है, बुक से करवा रही हूँ। और इसके बाद आपका एक जो टॉपिक है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, उसको भी ध्यान से सुन लीजिए। जितना भी एक्स्ट्रा होगा सारी चीजों का नोट्स मैं भेज दूंगी, ठीक है, जितने भी नोट्स होंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह जो भी है, एंड क्वेश्चन पेपर्स। तो सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब क्या होता है? आपकी कंपनी के लिए फंड। बिजनेस को शुरू करना है तो क्या चाहिए? पैसे चाहिए। इनिशियल स्टेज में भी पैसे की जरूरत होती है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी होते हैं। व्हाट इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस? बिजनेस को शुरू करने से पहले जो आइडिएशन प्रोसेस चलता है, आइडिया जनरेट करते हैं, उसके लिए भी क्या चाहिए होंगे? हमें पैसे चाहिए होंगे। इफ यू वांट टू डू मीटिंग विद द अदर पीपल, व्हाट डू यू वांट? मनी। सो वी कैन से फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस वी हैव रिक्वायर्ड द फाइनेंस, पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब ये पैसे कहां से आएंगे? व्हाट आर द वेरियस वेज टू गेट द मनी? I already elaborated that we will get the money through the government schemes. मिल सकता ना गवर्नमेंट स्कीम से पैसे इजीली। स्माइल प्रोजेक्ट, इवन आई गॉट दिस मैसेज टुडे फॉर एमएसएमई के थ्रू दे आर गिविंग द लोन, ठीक है। सो इफ यू वांट टू रजिस्टर योरसेल्फ विद एमएसएमई, इफ you want to produce the product which is listed under MSME, you will get the help from that place, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिल सकता है। उसके अलावा क्या क्या सुविधाएं हमारे इंडिया में प्रेजेंट, तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इज लाइक ये मतलब टाइप्स ऑफ फाइनेंस जो है वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, इसलिए प्रोजेक्ट से पहले इसको जानना जरूरी है। पहले करवा चुकी थी इसलिए छोड़ दिया था, बट एक बार करवा के फिर प्रोजेक्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे। ओके, सो फर्स्ट टाइप इज ओवरड्राफ्ट। क्या है ओवरड्राफ्ट? कितने लोगों ने डिमांड ड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट सुना है? क्या होता है ओवरड्राफ्ट? ऑनलाइन क्लास So overdraft is something, it is a kind of, मतलब ये एक सुविधा होता है जो बैंक देता है according to your credit या according to your amount that is in the account. कई बार पैसे आपके अकाउंट में 2, 3, 4, 5 लाख रुपए, तो उस हिसाब से एक ड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का आपको सुविधा मिलता है बैंक की तरफ से। आप क्या कर सकते हो कि आपको एक लिमिट दे देगा कि लाइक अगर आपके अकाउंट में 1,20,000 है तो आपको 20,000 एक्स्ट्रा, अगर आप 1,40,000 तक उससे निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। इट इज नोन एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। आप बुक के हिसाब से अगर देखें तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो होता है वो करंट अकाउंट को मिलता है, यानी सेविंग अकाउंट को ये फैसिलिटी नहीं मिलता है, ये करंट अकाउंट को मिलता है। करंट अकाउंट बिजनेसमैन ज्यादातर यूज करते हैं क्योंकि उनको डे टू डे एक्टिविटीज के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो ज्यादातर जो बिजनेसमैन होते हैं वो करंट अकाउंट को ओपन करवाते हैं, ठीक है। अब उन्होंने करंट अकाउंट ओपन कराया तो उसमें बैंक ने उनको सुविधा दिया इस चीज का कि ज्यादा पैसे भी आप विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इसकी में क्या होगा कि जो अकाउंट होल्डर होगा, मान लीजिए कि कोई अकाउंट होल्डर है ए, ठीक है, ये अकाउंट होल्डर है ए। अब इसको क्या है कि ये इसको ड्रॉ कर सकता है एक एक्सटेंडेड अमाउंट। एक्सटेंडेड अमाउंट का मतलब वही हुआ, इसके अकाउंट में पड़ा है 1 लाख और ये निकाल पा रहा है मान लो 1.5 लाख। So this 50,000 जो एक्स्ट्रा है, this is the overdraft amount or facility which is provided by XYZ bank. क्लियर हो गया? तो ओवरड्राफ्ट क्या है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है कि ये तो ओवरड्राफ्ट लिमिट हो गया,
फ्रॉम हिज करेंट अकाउंट विदाउट क्रेडिट बैलेंस। और एक और चीज, अगर मान लो कि इसके पास तो 1 लाख रुपए था, तब इसने 1.5 लाख रुपए निकाल लिया, अगर इसके अकाउंट में 0 भी है तो भी इसको सुविधा रहेगा कि 50,000 रुपए का अकाउंट से पैसा निकाल सकता है। यानी इन द केस इफ यू हैव अमाउंट you can withdraw the extended amount, and if you have 0 rupees, even you able to get the 50,000, that is the limit which is provided by the bank to the account holder। ठीक है, आगे सुनते हैं इसके बारे में कि ये जो होगा, मतलब ये पॉपुलर फॉर्म है फाइनेंस के लिए, बिकॉज इसमें एडवांटेजेस भी है, कन्वीनियंस, फ्लेक्सिबिलिटी, सिक्योरिटी, सब कुछ है आपके पास इसमें। If you will take the amount from the third person middleman, it might be possible that they are going to exploit you in the future days। ना आगे चल के exploit कर सकते हैं आपको। But in the case of the bank and the formal organization, there is no chances for exploitation and the adverse thing। यहाँ flexibility भी है। अब 50,000 का लिमिट है तो जरूरी नहीं 85,000 निकालो, 20,000 भी माने तो 20,000 निकाल लो, 10,000 माने 10,000 निकालो, but this is the limit which is provided by the bank। तो इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट। यस, कुछ कोई क्लास में मेरे से कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था, आई गेस। यस, कौन बच्चा था? जो क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी है वो हर 2-3 चीजों पे मिलती है। एक तो आपकी सैलरी कितनी है, ठीक है, खैर अभी तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इज आल्सो अवेलेबल, बट यहाँ पर हाँ, पहला क्या चीज होता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो कई लोगों को उस पे भी मिलते हैं, कई लोगों को सैलरी बेसिस पे मिलता है। जैसे मेरे पास आई आल्सो हैव क्रेडिट कार्ड, ठीक है, तो अब मेरा जो लिमिट होगा क्रेडिट कार्ड का वो डिपेंड करेगा मेरी सैलरी कितनी है, मैं कितना पे कर सकती हूँ, मेरा क्रेडिट पॉइंट कितना, यानी अगर मेरा क्रेडिट पॉइंट हाई होगा कि मैं रेगुलर रूप में पैसे दे पा रही हूँ बैंक को, तो दे विल इंक्रीज माई क्रेडिट लिमिट एज वेल। So credit facility can be given to any people, saving account वाले को भी मिलेगा, current account वाले को मिलेगा, but this overdraft facility is only available for the current account holder, and current account holder आपके ज्यादातर business person होते हैं, businessman, ठीक है। So credit card where you will get the card, मतलब कार्ड मिला, ये आपके अकाउंट में वही पैसे आपके पड़े हैं, आप जितना मन आप उसमें निकालो। क्रेडिट कार्ड और इसमें यही है कि भाई वो सबको मिल सकता है, ये सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को मिलेगा, ठीक है, समझ में आया। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट पता है क्या होता है? सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट, ठीक है। ओवरड्राफ्ट सबको क्लियर हो गया? इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 to 8%। इट इज वेरी, मतलब ये बदलता रहता है, कई बार आप कुछ एक लिमिटेड टाइम पे निकालोगे तो दे आर नॉट गोइंग टू टेक द इंटरेस्ट एज वेल। पेमेंट आप कब कर पा रहे हो, दैट आल्सो मैटर्स, ठीक है, मतलब पैसे आपको दे दिया, मतलब इसके कुछ टाइम पीरियड भी ज्यादा होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड में 1.5 महीने होते हैं, इसके 2 से 3 महीने हो सकते हैं, ठीक है, आप कितने महीने तक में पे कर पा रहे हो और ये कितने साल के लिए सुविधा आपको मिली है, तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन दैट। बट ऐसे अगर मैं बोलूं तो देखो मेरा 3% लगता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट इसमें वही 7 to 8% हो सकता है, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें हाई होगा, क्योंकि एक सुविधा है ना, एक लोन की तरह दिया जा रहा है। बट लोन में क्या होता है, आप 5 लाख रुपए लेते हो, 4 लाख रुपए लेते हो, यहाँ पर आपको एक फैसिलिटी दे दिया गया है, जितना मन उतना निकालो, 50,000 रुपए तक लिमिट, खत्म हो गई स्टोरी। तो दिस इज ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ पूछना बेटा? चलिए नेक्स्ट, बैंक टर्म लोन्स। बैंक टर्म लोन्स, द सेकेंड वन जो है दैट इज बैंक टर्म लोन्स, जो बैंक से हम लोन लेते हैं। कितने तरीके के लोन है अभी बैंक में, कितने तरीके के लोन मिलते हैं बैंक से? एजुकेशन लोन, मैरिज के ऊपर भी लोन मिलने शुरू हो गया है, ठीक है, बिकॉज एजुकेशन में भी आजकल बहुत एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूट्स वगैरह, जैसे फॉर एग्जांपल इफ समवन विल गेट एडमिशन इन IIM, they have to pay 10 to 15 lakh rupees, and it is very much difficult for the middleman person to get that particular amount or give that amount as a fee। so चलिए ठीक है, अब हम लोग जानते हैं बाकी कि बैंक टर्म लोन्स क्या है। सो बैंक टर्म्स लोन जो होते हैं दैट इज रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंसिंग द फिक्स्ड एसेट, जहां पर ओवरड्राफ्ट जो था वर्किंग कैपिटल के लिए, यानी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जरूरत था,
वही जो बैंक टर्म्स लोन है दैट इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस फॉर बाइंग द फिक्स्ड एसेट। एग्जाम्पल में मशीनरी खरीदा, भाई 25 लाख का 30 लाख का मशीनरी है, सो फॉर दैट व्हाट वी नीड टू गेट द लोन। हमें क्या लेना पड़ेगा, बैंक से लोन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो है ये फिक्स टर्म लोन्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली टू ओवरड्राफ्ट एंड अदर टाइप ऑफ लोन से इनका जो रिटर्निंग पीरियड होगा दैट इज लॉन्ग, like 4 years, 5 years, 20 years, 15 years. Like example में someone is, मतलब one of my known, they purchased one house, they took the loan for 20 years. तो यहाँ जो लॉन्ग टर्म लोन्स की सुविधा होती है बैंक टर्म लोन, जहां पर जो रिटर्निंग टाइम होगा दैट इज लॉन्ग, ठीक है, ज्यादा समय तक में आप रिटर्न कर सकते हैं पैसा। और साथ साथ में दे आर ऑफन सिक्योर्ड बाय द अगेंस्ट कंपनी एसेट्स। और कभी भी अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो लोन के बदले व्हाट दे नीड कोलेटरल, सबूत चाहिए होगा उनको, एविडेंस चाहिए होगा। सो समटाइम्स व्हाट दे आर डूइंग दैट दे विल टेक द पेपर्स ऑफ योर फिक्स्ड एसेट्स, यानी वो बैंक के पास रहेगा जब तक आप अकाउंट जो आप उनके पूरे पैसे वापस नहीं करते हो। सो कंपनी जो है, कंपनी का एसेट जो है वो बैंक के हाथ में कई बार रहेगा जब तक आप उनको पैसे देते नहीं हो वापस, ठीक है। ये चीज ना कार लोन में भी होता है, सुना है आप लोगों ने? this is also happen in car loan that they will take the original papers of your car until and unless you are not able to pay the full amount of whatever amount you took, until and unless you are not giving them full amount. Okay, so now the next one is that अब यहाँ पर जो सिचुएशन क्या है कि एंटरप्रेन्योर्स जो है इस तरीके के लोन कब लेते हैं, जब उनको अपने बिजनेस के लिए क्या चाहिए होता है, फिक्स्ड एसेट खरीदना होता है। जैसे मैंने कोई इंडस्ट्री शुरू किया, अब मुझे मान लीजिए कि बहुत बड़े बड़े मशीनरीज लेने, प्रिंटिंग मशीनरीज एंड ऑल, ठीक है, मान लीजिए क्लोथ का मैंने इंडस्ट्री शुरू किया, अब उसमें प्रिंटिंग के लिए अलग मशीनरी, हैंडलूम्स अलग, इलेक्ट्रॉनिक, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब ऐसे सिचुएशन में, ऐसे केस में इतने पैसे कहाँ से आएंगे, तो मैं फिर लोन ले लूंगी किससे, बैंक से, ठीक है। और ये इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब चीजों के लिए हमें क्या लेना है, लोन, बैंक टर्म्स लोन। नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंस। एसेट बेस्ड फाइनेंस जो है दैट इज आल्सो यूज लाइक सेम बैंक टर्म लोन्स की तरह, इसमें भी हम कैपिटल गुड्स को खरीदते हैं, मशीनरी वगैरह को, और जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी की जरूरत होती है, लाख्स में, करोड़ में, ठीक है। अब ये जो होगा, जो एसेट होगा बिजनेस का, बिजनेस ऑपरेशन का, विल प्रोवाइड द प्रॉफिटेबिलिटी टू द प्रोजेक्ट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी ये जो एसेट होगा बिजनेस ऑपरेशन के लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एसेट होगा, ठीक है। और ये जो होगा ये प्रोवाइड करेगा प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द प्रोजेक्ट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एसेट बेस्ड फाइनेंस जो है उसके एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट पे डिपेंड करेगा, मतलब एसेट का लाइफ कितना है उस हिसाब से डिपेंड करेगा, मशीनरी का लाइफ कितना है। एसेट बेस्ड फाइनेंस का मतलब देखो क्या होता है, आपके मशीनरी के ऊपर मशीनरी बेस्ड फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर जो है ये कैपिटल गुड्स वगैरह आप खरीद सकते हो, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, एसेट जो है वो बहुत जरूरी होगा बिजनेस ऑपरेशन के लिए, पूरा बेस्ड होगा उसी पे। नेक्स्ट जो है ये एसेट बेस्ड फाइनेंस जो है ये एसेट के लाइफ के ऊपर मिलेगा कि भैया 20 साल में इसका क्या वैल्यू रहेगा, 25 साल तक में इसका क्या सिचुएशन रहेगा, ठीक है। ये जो है इसमें बोरोवर जो है उस वो आपको राइट देगा कि आप, समझ में आई बात? एसेट बेस्ड फाइनेंस इज समथिंग व्हिच इज गिवन फॉर सम एसेट। एग्जांपल के लिए मैंने 50 लाख का कोई मशीनरी खरीदा, 50 लाख के ऊपर मुझे क्या मिला, लोन मिल गया 50 लाख के ऊपर। अब वो मेरा जो लोन पीरियड होगा, मान लो 50 साल होता है एग्जांपल के लिए, उसका लाइफ कितना है, मतलब वो एसेट का, मशीनरी का लाइफ कितना, मान लो 25 साल लाइफ है, तो 25 साल के लिए मुझे क्या मिल जाएगा, लोन, ठीक है। 20 साल 25 साल में रिपे कर सकती हूँ, और उसका ओनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं होगा जब तक मुझे यूज करने का राइट है। कार में कैसे होता है, यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे, मेरे पास ये राइट नहीं कि मैं किसी को उसको सेल कर सकूं। I don't have right to sell that product to other because that we are not the owner of that particular asset. So asset based finance is something where the finance is given by the bank,
or we can say the other method ke through we are taking the loan, but the ownership is not transferred to the person who is taking loan until and unless he or she is able to repay the whole amount, and the returning period is totally dependent on the life span of the asset. Clear हो गया? समझ में आया? रिसीवेबल फाइनेंस में क्या होगा, ये जो होगा, ये फाइनेंस जो होगा वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड के लिए मर्केंडाइज लेता है क्रेडिट सेल अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स और सर्विसेज। यानी जो रिसीवेबल फाइनेंस है ये किस चीज के लिए, इट इज फॉर मीटिंग द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड। यानी जो छोटे मोटे आपको फाइनेंशियल नीड डेली वाले जो थे ना, वर्किंग कैपिटल काइंड ऑफ, उसके लिए जरूरत पड़ेगा। और इसको मर्केंडाइज कौन होता है, जो प्रोडक्ट को सेल करता है, ट्रेड करता है, जो डील करता है, ठीक है, अगेंस्ट द क्रेडिट सेल और सर्विस के बिहाफ में इनको शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स जो है, क्रेडिट जो फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। जो क्रेडिट मर्केंडाइजर होंगे प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज टू अ कस्टमर एंड इनवॉइसेस देम। यानी कि जो क्रेडिट प्रोवाइड करेगा, द क्रेडिट मर्केंडाइजर प्रोवाइड्स गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर एंड इनवॉइसेस देम। यानी कि इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, इसको मैं इसीलिए यहाँ पर जो आपको फंड प्रोवाइड किया जाएगा शॉर्ट टर्म लोन की तरह होगा, और इसमें क्या होगा सुविधा कि जो मर्केंडाइजर है उनको ये सुविधा दी जाएगी, जो डेली जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, परचेज करते हैं, जो वो क्या कर सकते हैं, वो इनवॉइसेस जनरेट करेंगे। किसको देंगे इनवॉइस जनरेट करके? कस्टमर्स को। कस्टमर दे कैन गो टू द बैंक, बैंक में जाकर के दे विल गिव द अमाउंट, पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि उधार वाले सिस्टम में बैंक को एक तरीके से मीडिएटर की तरह यूज किया जा रहा है फॉर द फाइनेंसिंग पर्पस, कि आपने क्या किया, बैंक से मतलब कोई पैसा लिया, उधार ले लिया, अब बैंक वाले क्या करेंगे, आप जितना भी सेल कीजिएगा, जो पर्सन कस्टमर होगा वो पैसा उस कहाँ देगा, बैंक में जाकर के देगा। ठीक है, तो ये है बेसिकली रिसीवेबल फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। सो इनवॉइस डिस्काउंटिंग में भी सेम सिचुएशन है। इनवॉइस के थ्रू यू विल बेसिकली पे द अमाउंट टू द बैंक। ठीक है, इनवॉइस के थ्रू आपको लोन मिलेगा, पैसा जाके किसको देना है, बैंक में देना है। एंजल फंडिंग इज समथिंग व्हिच इज, एंजल फंडिंग में क्या होगा, इसमें इन्वेस्टर्स चाहिए होंगे। इन्वेस्टर तो चाहिए होंगे, लेकिन आपको छोटे मोटे कंपनी या बिजनेस के लिए इतनी जल्दी इन्वेस्टर मिलेंगे। सो एंजल फंडिंग क्या है, एक बोल सकते हैं एक फाइनेंशियल साउंड या वेल्दी अगर कोई इंडिविजुअल है और वो बिजनेस अगर शुरू करना चाह रहा है, मतलब अगर अंबानी शुरू करना चाहेगा, यू विल बिकम द इन्वेस्टर। बट अगर मान लो अनुग्रह शुरू करना चाहेगा तो हु इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन हिज बिजनेस? सो एंजल फंडिंग क्या है? सो एंजल इन्वेस्टर जो होते हैं इज अ फाइनेंशियली साउंड और वेल्दी इंडिविजुअल हु कैन प्रोवाइड द कैपिटल फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। एंजल इन्वेस्टर्स जैसे मैं बता रही हूँ, वो तो एक नॉर्मल टर्म बताया कि अंबानी वगैरह को कोई भी दे सकता है, इन्वेस्टमेंट कर लेगा उनके बिजनेस में, तो नॉर्मल था। एंजल इन्वेस्टर्स वो होंगे जैसे कोई रिच पर्सन, रिच पीपल जो होंगे, वेल्दी होंगे, जिनका खुद 2-3 बिजनेस होगा, जिनके पास पैसों की दिक्कत नहीं हो, वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। तो दे आर एंजल फंडिंग इसको कहते हैं, जहां पर जो रिच और साउंड वेल्दी पर्सन होगा, या तो वो एक बिजनेसमैन हो सकता है, या तो फिर वो उसके पास जो फंड होगा बिकॉज ऑफ हिज प्रॉपर्टी, या फिर किसी भी तरीके से इफ ही इज अ वेल्दी पर्सन, अमीर है। जैसे प्रोड्यूसर कौन होते हैं फिल्म के, जो वेल्दी होते हैं, ज्यादातर वही पैसा लगाते हैं ना उनकी फिल्म में। तो सेम ऐसे ही एंटरप्रेन्योर्स के लिए पैसे लगाने के लिए जो पर्सन वेल्दी पर्सन होगा वो पैसे इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, और जनरली जो इन रिटर्न में वो कुछ नहीं चाहेगा आपसे, इन रिटर्न में बस आप अपना थोड़ा सा परसेंट शेयर दे दीजिए अपनी कंपनी का या बिजनेस का। ठीक है, यानी कि they don't want any kind of profit or something, they don't want profit, they don't want cash, but they want what they want, basically they want the power, ownership, equity, shares। आपकी जैसे आपने 90% आपके नाम पे, तो 10% you have to give them, right? So they are known as angel funding, that this way of financing is known as angel funding। आजकल देखा जाए तो बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं खुद को। ठीक है, एक एंजल नेटवर्क और ग्रुप्स की तरह वो बन रहे हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं अब पुलिंग देयर इन्वेस्टमेंट कैपिटल। यानी कि
एक तरीके से बोल सकते हैं ना, जैसे कैब में 4 लोग बैठते हैं और कैब पुलिंग कहते हैं, वैसे ही आजकल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो एक दूसरे पुल कर लेते हैं। जैसे मैंने आप लोग को बताया था, खैर वो तो एक अलग सिस्टम हो गया, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टर्स 4-5 मिल जाएंगे और वो सब मिलकर के पुल करते हैं अपने कैपिटल को, और किसी को इन्वेस्टमेंट के रूप में या किसी को एज अ फंड के रूप में फाइनेंस करते हैं किसी कंपनी को। सो द पुलिंग एक्टिविटी इज ऑल्सो गोइंग ऑन इन द एंजल फंडिंग, ठीक है। अब अनलाइक वेंचर कैपिटलिस्ट तो है जो मनी को मैनेज कर लेंगे पुल करके या फिर अपने रिसोर्स के हिसाब से, यहाँ पर कुछ ऐसी भी कंपनीज होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, जिनकी लाइबिलिटीज लिमिटेड है, एंटिटीज है, कैपिटल जो है ऑब्टेन होते हैं, दैट इज फॉर द, अब इसको एकदम ध्यान सुनो, जो एंजल फंडिंग होता है उसमें इन शॉर्ट क्या होता है कि बेसिकली हम फंड जो है किसी से ले लिया, मान लीजिए कि एग्जांपल में अनुग्रह जो है, ही इज अ वेल्दी पर्सन, इसकी अपनी भी 1-2 कंपनीज चल रही होंगी। अब इसने क्या किया, लोन दे दिया, किसको, मुझे दे दिया मान लो लोन। अब मुझे अपनी बिजनेस को शुरू करना है, तो ही गिव मी द लोन, बट व्हाट ही वांट कि भाई मुझे 10% शेयर चाहिए, दिस इज एंजल फंडिंग, ही डोंट वांट पैसा, ही वांट शेयर, ओनरशिप, इक्विटी, ठीक है। कब जरूरत पड़ता है एंजल फंडिंग का? एंजल फंडिंग की रिक्वायरमेंट तब पड़ती है जब आपके पास खुद का रिसोर्स अवेलेबल ना हो, फैमिली फ्रेंड्स के देने के बाद भी आप फाइनेंशियल नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो अपने बिजनेस का, तो इसको गैप को मेंटेन करने के लिए एंजल फंड का यूटिलाइजेशन होता है। आजकल एंजल फंडिंग जो है, जो एक ऑर्गेनाइज सिस्टम बन चुका है, जहां पर बेसिकली पुल कर लेते हैं वो खुद 5-7 लोग जो हैं, वो मिल जाते हैं 5-7 वेल्दी पीपल, एंड दे आर गिविंग द कैपिटल टू द बिजनेस फर्म्स। क्लियर हो गया? तो दिस इज नोन एज एंजल फंडिंग। क्लियर हो गया सबको? एवरीवन? यस पीयूष? मैम वेंचर कैपिटल। नेक्स्ट, सो इसको हम कहेंगे आपका एंजल फंडिंग। एंजल फंडिंग में विदाउट प्रॉफिट को कैसे समझेंगे? विदाउट प्रॉफिट शेयर ले रहे हैं, बाद में कंपनी डूब जाए, विदाउट पोटेंशियल देंगे, पोटेंशियल ऑब्वियसली यू विल सी ना कि आपके बिजनेस, आपके प्रोजेक्ट में कितना दम है, कितना पोटेंशियल है, कितना ग्रो कर सकता है, ठीक है। और अगर आपका बिजनेस ग्रो नहीं किया, मान लीजिए हाँ प्रॉफिट आपका नहीं है, वो लॉन्ग टर्म में आपके पास जितना भी शेयर होगा उसका आप 100% में आपको 10% चाहिए, एक रेशियो आप डिस्क्राइब कर लोगे। मे बी आपने बिजनेस अभी शुरू किया है, आपके बिजनेस में तो शेयर तो दे सकते हो ना, 20% शेयर, 30% शेयर। क्लियर हो रहा है ना? प्रॉफिट जो है दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द शेयर, लेकिन एनी हाउ एक शेयर होल्डर तो आप बन गए ना वहां पर, तो दैट इज अ पावर। क्लियर है ना? समझ में आया? तो वेंचर कैपिटलिस्ट बता रही हूं मैं, एंजल कैपिटलिस्ट को सिर्फ स्मॉल। ओके, सो एंजल फंडिंग में क्लियर हो गया होगा कि कौन है, इट इज अ कैपिटल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एंजल इन्वेस्टर्स, इज मीन द फिलिंग द गैप बिटवीन द स्टार्टअप फाइनेंसिंग, स्टार्टअप जो नई कंपनी बिजनेस शुरू हो रहा है, बिटवीन द फैमिली फ्रेंड्स हु ऑफर वेंचर कैपिटल एज वेल एज सीड फंडिंग। तो यहाँ पर एंजल फंडिंग का मतलब यही है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टिंग जो कंपनी में है, इसके रिटर्न में शेयर्स चाहिए होगा कंपनी का, बस खत्म स्टोरी। नेक्स्ट वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल कौन होगा? ये जो होगा, दिस डील विद द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन हाईली रिस्की प्रोपोजिशन, जब बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगा, ठीक है, हाईली रिस्की प्रोपोजिशन, इन द एक्सपेक्टेशन डायल हाई रेट्स ऑफ रिटर्न विल बी अर्न, यानी कि यहाँ पर जो फंड प्रोवाइड किया जाएगा या फंड लगाया जाएगा, उसका रीजन आपके बिजनेस का पोटेंशियल नहीं होगा, रिटर्न होगा, यानी कि आपको कितना रिटर्न उस बिजनेस से मिलेगा, आपको कितना प्रॉफिट होगा, उस हिसाब से क्या किया जाएगा, पैसे लगा दिया जाएगा। आज भी आप लोग कंपनी का शेयर खरीदते हो तो क्या कहीं ना कहीं शेयर जो है बहुत हाई रिस्क में होता है, म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन शेयर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, हाई रिस्क में होता है। गया शेयर्स का रेट, आपके पैसे भी गए। तो यहाँ जो वेंचर कैपिटलिस्ट वाला क्या होता है, जैसे हम लोग जो शेयर्स को खरीदते हैं, ठीक है, हम लोग जो शेयर्स को खरीदने के लिए पैसा लगाते हैं, तो वो वेंचर कैपिटलिस्ट में ही आपका आएगा। यहाँ पर क्या होगा कि ये हाईली रिस्क प्रोपोजिशन है, जहां एक्सपेक्टेशन हम पैसा लगाएंगे इसलिए क्योंकि हमें हाई रेट ऑफ रिटर्न मिले, ठीक है। ये जो है हाई रिस्क कैपिटल है, जहां पर वेंचर कैपिटल में
मतलब ये इसमें आप पैसे को, वही एंजल फंडिंग में क्या हो रहा है कि एक दो इंडिविजुअल्स पैसे लगा रहे हैं, यहाँ पर क्या हो सकता है वेंचर कैपिटलिस्ट में ग्रुप ऑफ पीपल, ज्यादा पीपल लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ ठीक, वेंचर कैपिटल जो है एक सॉल्यूशन है, मतलब कह सकते हैं एसएसआई के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। अच्छा, बहुत वेंचर कैपिटल जो है मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि एसएसआई के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए बेटर ऑप्शन है। साथ साथ में कैपिटल मार्केट्स के लिए भी, मतलब ये एसएसआई के लिए भी सुटेबल है, बड़े कंपनीज के लिए भी सुटेबल है। इसमें जो ज्यादातर लोग पैसे लगाएंगे वो टीम बन के लगाएंगे, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर के पैसे को लगाएंगे और इनका रीजन होगा कि प्रॉफिट हम अर्न करें। प्रॉफिट को अर्न करना, 10 लाख रुपए लगाया, 10 लाख रुपए पे कितना प्रॉफिट मिलेगा, चाहे उस 10 लाख रुपए को आप शेयर्स में डिवाइड कर दो, इतने रुपीस का आपने शेयर्स लिया, अब वो जितना प्रॉफिट आपका बढ़ता चलेगा उतना वो 10 लाख रुपए अमाउंट इंक्रीज होता चलेगा। अब आई बात समझ में। वहां पर क्या चाहिए था, इक्विटी, क्या चाहिए था वहां पर, पावर, यहां पर क्या चाहिए, प्रॉफिट। क्लियर। वहां पर क्या हो सकता है, एक भी पर्सन लगा सकता है, टीम ऑफ द पीपल। आजकल जो चल रहा है कि बहुत सारे लोग पुल कर लेते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, और वो स्टार्टअप्स के लिए भी था, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए भी है, और वो छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर्स भी ले सकते हैं। ये ज्यादातर बड़े और एसएसआई मतलब छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और बड़े इंडस्ट्रीज भी इससे ले सकते हैं, इसके थ्रू पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। और वेंचर कैपिटल जो है ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो शेयर मार्केट की तरह वाला सिचुएशन है, जहां पर आप जितना ज्यादा हो सके शेयर्स खरीदिए, जितना पैसा लगाइए, फिर उसके बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो वेंचर कैपिटल इज समथिंग जहां पर आपका वेंचर, आपकी कंपनी पे पैसा लगाना। वेंचर का मतलब क्या होता है, आपकी एंटिटी, बिजनेस एंटिटी पे पैसा लगाना, उसके कैपिटल पे पैसा लगाना, ठीक है, और उससे प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेस में प्रॉफिट, पैसा अर्न। एंजल फंडिंग में पैसा फाइनेंस करना और उसका पावर ले लेना, 10% मेरा उसमें शेयर है, 50% शेयर मेरा है। क्लियर, समझ में आ गई बात, ठीक है। यहां पर हो सकता है कि एंजल फंडिंग में वो सेल ना करे अपने शेयर्स को, बेचे ना, पॉसिबिलिटी। वेंचर में पक्का सेल करेगा क्योंकि इनको क्या चाहिए, प्रॉफिट। अब समझ में आ गया। नेक्स्ट, पर्सनल लीज। पर्सनल लीज, अच्छा लीज का मतलब क्या होता है, इसको पर्सनल लीज को छोड़ो, ऐसे बता दो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीजिंग। देखो रेंट, हम लोग घर बहुत लोग रेंट पे रहते हैं, तो जैसे हम मंथली पे करते हैं 10,000 15,000 20,000 जो भी है, दैट इज मंथली रेंट, और मे भी हो सकता है वो भी कॉमर्शियल ही होता है। लीज इज समथिंग वेयर वी आर परचेजिंग द मशीनरी। जैसे इंडिया में लीजिंग सिस्टम बहुत ज्यादा है, जैसे कि मान लीजिए मेट्रो बनने के लिए बड़ा बड़ा मशीन आया तो 99 साल के लिए उसको रख लिया, मान लो, पॉसिबिलिटी। ऐसी मशीनरी जिसकी टेक्नोलॉजी अभी तक प्रॉपरली नहीं पहुंची है पर्टिकुलर एरिया में, जिसको बना पाना बहुत एक्सपेंसिव है, जिसको खरीद पाना बहुत एक्सपेंसिव है, तो ऐसे मशीन्स को हम लीज पे ले लेते हैं। क्या करते हैं, लीज पे ले लेते हैं। इवन बता दो अपार्टमेंट्स भी लीज पर होते हैं, पता है, 99 ईयर्स के लिए। अब खत्म हो गया ना, पहले लीज पे मिलता पहले होता था ये सब। हम पर्सनल लीज। पर्सनल लीज का मतलब क्या होता है, इट इज अ व्हीकल दैट इज बी टेकन ऑन द रेंटल बेसिस और प्री डिसाइडेड पीरियड, 1 से 5 साल के लिए, ठीक है, प्री डिसाइडेड पीरियड। पर्सनल लीज की बात कर रही हूँ, लीज की बात नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक तरीका हो सकता है कि रेंटल बेसिस पे या तो मंथली, तो देखो लीज के पैसे ज्यादातर ईयरली जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रिपेमेंट 1 से 5 साल के लिए है। रेंटिंग, जैसे मान लीजिए कि आपने रेंट कर दिया हाउस 1 से 5 साल के लिए नॉर्मली। पर्सनल लीज और रेंट में कुछ डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर बेसिकली जो फाइनेंशियल, देखो वही चीजें इन्होंने थोड़ा सा घुमा फिरा के चीजों को दे, मतलब क्या होगा, जहां पर यू विल गेट द बेसिकली टाइम फॉर यूजिंग दैट पर्टिकुलर एसेट्स, प्रॉपर्टी और रेंटल हाउसेस, ठीक है। अब यहाँ पर हो सकता है कि आप उसको 1 साल से 5 साल के बीच में यूज करो, एक पीरियड होगा। लीज हमेशा एग्रीमेंट के थ्रू, रेंट का भी एग्रीमेंट बनता है, लीज में भी एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट बनेगा, आपको इतने सालों के लिए ये प्रॉपर्टी यूज करने का राइट है, खत्म। तो दिस इज अ लीजिंग, पर्सनल लीज।
लीज, पर्सनल लीज नहीं बताया, बस लीजिंग बताया। नेक्स्ट वन इज हायर परचेज। तो हायर परचेज जो है एक अनदर टाइप ऑफ फाइनेंस है, जनरली जो एंटरप्रेन्योर्स यूज करते हैं फॉर एक्वायरिंग द एसेट्स, एसेट्स को लेने के लिए। बहुत सारे स्मॉल बिजनेस क्या करते हैं, हायर कर लेते हैं परचेज बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड इन द मशीनरी, यानी परचेज मतलब हायर कर लेते हैं, किसी पर्टिकुलर मशीनरी को ले लेते हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योर जो है ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एक हायर परचेज पीरियड में, मतलब क्या होगा कि आपने खरीदना है मशीनरी, आपने कोई चीज एक पर्टिकुलर टाइम पे हायर कर लिया, लीज की तरह ही सिचुएशन है, आपने मशीनरी को ले लिया कुछ समय के लिए बस, ठीक है। प्रोजेक्ट फाइनेंस जो है, प्रोजेक्ट जो है वो बाकी है, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन वो प्रॉपर्ली नहीं हुआ है, फिर भी एक बार सोर्स जो है फंड्स के मैं फिर से बताऊंगी, क्योंकि एक दो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।